रायपुर में नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से डिजिटल न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों को लेकर ये कार्यशाला बेहद महत्वपूर्ण है। अपराधियों तक पहुंचने में डिजिटल साक्ष्य अहम भूमिका निभाते हैं। सीसीटीवी, मोबाइल चैट्स और फॉरेंसिक तकनीक से जांच में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध बड़ी चुनौती है। प्रदेश में साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए 9 साइबर थाने शुरू किए गए हैं। और उसी तारतम्य में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो नए कानून देश में लागू हुए हैं, उनका त्वरित वो कानून लागू हों और जनता को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए गृह विभाग के द्वारा आज का ये कार्यशाला एक दिन का आयोजित है, जिसमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी की उपस्थिति भी रही और इसमें गृह विभाग, विधि विभाग और भी विभागों के अधिकारी और जजेस भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं। डिजिटल क्रिमिनल सिस्टम पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा। डिजिटल क्रिमिनल सिस्टम पर बड़ी कार्यशाला विजय शर्मा की तरफ से कहा गया। कार्यशाला से आएंगे अभूतपूर्व परिणाम और साथ ही एक मंच पर न्यायपालिका और गृह विभाग। विजय शर्मा की तरफ से कहा गया, स्मार्ट मीटर पर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को घेरा, अनुबंध किसने किया, जवाब दे कांग्रेस, और साथ ही स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है। विजय शर्मा की तरफ से ये कहा गया। तो डिजिटल क्रिमिनल सिस्टम पर बोले डिप्टी सीएम, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कार्यशाला से आएंगे अभूतपूर्व परिणाम और कार्यशाला एक मंच पर न्यायपालिका और गृह विभाग। विजय शर्मा की तरफ से कहा गया, स्मार्ट मीटर पर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को घेरा है, अनुबंध किसने किया, जवाब दे कांग्रेस। तो डिजिटल क्रिमिनल सिस्टम पर बोले इच्छा थी आप लोगों से मिलने की, और इसके पहले एकलव्य विद्यालय के हमारे बेटा बेटी जो नीट पास किए हैं, उनको भी आमंत्रण देकर यहाँ पर बुलाए थे। उनसे भी इसी तरह इसी जगह पर इसी तरह बैठे थे और उनसे भी बात हुई, उनके अनुभव भी शेयर किए और उनके साथ भोजन करने का भी हमको सौभाग्य मिला। तो आज प्रयास कि आप सभी बेटा बेटियों से वो सौभाग्य मिल रहा है। अभी कुछ देरी आप लोगों से बातचीत भी करेंगे, आप लोगों के अनुभव भी आप लोग बताएंगे, फिर मिलके भोजन भी करेंगे। और आप लोग हमारे प्रदेश के भावी डॉक्टर हैं और डॉक्टर कहने से मैं भगवान के बाद दूसरे नंबर पर किसी को जगह देता हूं तो डॉक्टर हैं। काहे कि भगवान लोगों को पैदा करते हैं, लेकिन जो लोगों को जीवन दान देने का काम हमारे डॉक्टर्स करते हैं। तो आप सभी लोग ऐसे डॉक्टर आगे बनने जा रहे हैं। आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। अच्छे से डॉक्टरी की पढ़ाई करिए, अच्छे डॉक्टर बनिए और डॉक्टरों की संवेदनशीलता, उनकी मिलनसारिता, उनका व्यवहार, यही मरीजों का बहुत कुछ बीमारी का समाधान कर देता है। तो ऐसा आप सब लोग आगे चल के
एक संवेदनशील, एक मिलनसार और एक व्यवहारिक डॉक्टर के रूप में देश की, छत्तीसगढ़ की और समाज की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज हम लोग का ये छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है। 25 साल का युवा ये छत्तीसगढ़ हो गया है। और आप सब लोग सुनते होंगे अपने माता पिता से, अपने दादा दादी, नाना नानी से कभी बैठते होंगे तो कि कैसे पहले शिक्षा की व्यवस्था थी छत्तीसगढ़ के अंदर में। और मैं अपनी अगर कहानी बताऊं तो हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, मेरे गांव बगिया में प्राइमरी स्कूल था, लेकिन वहां पर 5वीं बोर्ड लिखने की व्यवस्था नहीं थी। अब आप सोच सकते हैं, हम 6-7 किलोमीटर दूसरे गांव में 5वीं की बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए गए थे और वहाँ 3 दिन तक रहकर 5वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन आज ये तो बहुत पहले की बात है, करीब ये मतलब 70 के दशक की बात है। तो आज तो आप देख रहे हैं कि ये 2026 में जब हम लोग आए हैं तो बहुत शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। आजकल किताबें निःशुल्क में देते हैं, आपका गणवेश देते हैं, ये सब कुछ भी नहीं था। तो आज ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक अच्छा अवसर, आप लोगों की पढ़ाई करने का उम्र है और अच्छा अवसर आप लोगों के पास पढ़ने का है। शासन के तरफ से तमाम व्यवस्थाएं हैं, छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है और तरह तरह के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में मतलब उनको सुविधा देने के लिए आज हम लोग नालंदा परिसर ये चला रहे हैं। पूरे प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर में नालंदा परिसर का निर्माण कर रहे हैं ताकि वहाँ पर हमारे बच्चों को स्टडी मटेरियल मिले, प्रतियोगी परीक्षा में वो लोग बैठ पाएँ। आज हम लोग दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल जो 50 सीटर का था, अभी हम लोग सरकार में आए तो उसको सीधा बढ़ा के 200 सीट का कर दिए। हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे वहाँ भी रहकर कोचिंग करते हैं और बड़ा खुशी का विषय है कि इस साल जो यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा है उसमें हमारे ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। पहली बार 13 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये सब तेज़ी से विकास हुआ है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो यहाँ पर सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, मेकाहारा, है ना। आज प्राइवेट और सरकारी मिला के 15 मेडिकल कॉलेज है। अभी हम लोग इस साल 5 मेडिकल कॉलेज फिर शुरू कर रहे हैं, उसकी मान्यता मिल गई है। उसमें आपका दंतेवाड़ा के पास गीदम है, हमारा जसपुर में कुनकुरी वहाँ पर है, आपका मनेंद्रगढ़ है, आपका कवर्धा है, आपका जांजगीर है। ऐसा 5 मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई इस साल फिर शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 250 सीट इस साल फिर डॉक्टरी की पढ़ाई की बढ़ रही है। तो ये सब तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो ये सब का लाभ आप लोगों को लेने की आवश्यकता है और अच्छे डॉक्टर आप सब लोग बनिए। बहुत बहुत बधाई और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और मैं आप लोगों का भी सुनना चाहूँगा, आप लोग कैसे कैसे कहाँ से आए हैं। आप लोगों के माता पिता का आशीर्वाद तो मिला ही है आप लोगों को, इस इतनी बड़ी परीक्षा पास किए हैं। गुरुजनों का भी मार्गदर्शन आशीर्वाद मिला है और आप लोगों का परिश्रम भी है। आप लोग मेहनत किए हैं, मन लगा के पढ़े हैं, तब जाके नीट जैसी परीक्षा आप लोग उत्तीर्ण किए हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छा डॉक्टर बनकर आप लोग देश की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, अपने प्रदेश की सेवा करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप लोग हम लोग का आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ
मुख्यमंत्री निवास में आए, इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। और आज एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी शुरू किए हैं। हम इसके पहले उसी कार्यक्रम में थे, गवर्नर हाउस में। एक स्वस्थ भारत की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और स्वस्थ भारत तब होगा जब स्वस्थ छत्तीसगढ़ होगा। और स्वस्थ छत्तीसगढ़ या स्वस्थ भारत कब होगा? जब यहाँ के हमारे युवा संस्कारित होंगे, वो मेहनती होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और नशाखोरी में नहीं आएंगे। तो इसीलिए कि युवा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए ऐसा अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, जिसमें आज देश के करोड़ों करोड़ों लोग शपथ लिए हैं कि हम स्वयं नशापान नहीं करेंगे और अपने परिवार वालों को भी करने नहीं देंगे, और इतना ही नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी नशापान करने नहीं देंगे, उनको समझाइश देंगे। काहे कि नशा से किसी का भला नहीं होता है। एक तो खुद का हानि होता ही है, शरीर को भी नुकसान पहुंचता है और दिमाग को भी नुकसान पहुंचता है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। और उसके कारण से आज कैसे कैसे मतलब देश में क्या बोलते हैं, वो हो रहा है, अपराध हो रहा है। आप सबको मालूम है कि नशा के चलते युवा आज अपने बड़ों का आदर करना भूल जा रहे हैं, माता पिता का आदर करना भूल जा रहे हैं, अपने माँ बाप तक को भी मार दे रहे हैं। काहे कि नशा का लत लग जाने के बाद उनको पैसे चाहिए, और जब पैसे नहीं मिलते हैं तो माँ बाप से लड़ाई। आज बड़ा अच्छा, आप लोग जुड़े थे कि नहीं? उसमें नहीं जुड़े थे ना? तो उसमें एक अच्छा बड़ा एक मतलब नाटक का भी उसमें आज प्रदर्शन हुआ, जिसमें एक बालक जिसको नशा का लत लग जाता है, और वही बालक जब नशा का लत नहीं लग रहता है तो अपने माता पिता का ठीक से आदर भी करता है। अपनी बहन को वो भी डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन नशा का लत हो जाने से उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो माता पिता का भी अनादर करता है। तो इस तरह से वो पूरा एक नाटक भी था शिक्षा देने के लिए। तो इस तरह से परिवार बर्बाद होता है। तो ये आने वाले 2 साल तक चलेगा। और मई भारत एक जिसके माध्यम से करोड़ों करोड़ों वॉलंटियर्स बने हैं पूरे देश के अंदर में, और उनका काम होगा लगातार वो लोग 2 साल तक काम करेंगे युवाओं के बीच में, उनको नशा मुक्त करने के लिए। तो आप सब लोगों से भी हम चाहेंगे कि आप लोग डॉक्टर तो बनने ही जा रहे हैं, लेकिन अभी से ही अगल बगल कोई अगर नशा से युक्त कोई भाई बहन, कोई बेटा बेटी हैं, तो उनको समझाइश देकर इससे किसी का भला नहीं हुआ है, नशा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। तो एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अभियान आज शुरू हुआ है, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए। ये अभियान अब 2 साल तक चलने वाला है। तो यही कार्यक्रम इसके पहले हुआ गवर्नर हाउस में, उसको अटेंड करके हम यहाँ पर आए हैं। मैं फिर से एक बार, आप लोग आज सीएम हाउस में आए हैं, हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार करके, उसके लिए धन्यवाद। और एक अच्छा डॉक्टर बनिए, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब आप लोग अपना अनुभव आप लोग बताएंगे। धन्यवाद। जो बच्चे जिन्होंने अपने सवाल दिए हैं उनके नाम लूँगा, वो अपने सवाल पूछेंगे। जगदलपुर से नेल्सा गवर्नर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम नेल्सा गवर्नर है। मैं प्रयास आवासीय विद्यालय जगदलपुर की छात्रा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि 12वीं के बाद ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैसी मदद मिल सकती है और तेज़ी से मिल सकती है? देखिए, हमारी सरकार
शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए जिनके अभिभावक के पास संसाधन की कमी होती है, उसके लिए भी उनकी कमी को दूर करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। एक तो ये प्रयास जैसी संस्था भी उसी का एक पार्ट है। आज पूरे प्रदेश में 17 प्रयास के विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें सिलेक्टेड आप जैसे बच्चे होते हैं, सिलेक्टेड टीचर होते हैं और आवासीय सुविधा होती है, जिसमें सबके तरफ से रहने, भोजन, पानी सबकी व्यवस्था होती है। और आज जैसे मैंने पहले कहा कि किताब, गणवेश से लेकर सब कुछ की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और एक तो शिक्षा लोन की भी व्यवस्था है, स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है और कई विभाग हैं जैसे श्रम विभाग वगैरह से अगर आपके परिवार का, आपके माता पिता श्रम में पंजीयन कराते हैं तो श्रम विभाग से विदेश तक अगर उनका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो श्रम विभाग और प्रदेश की सरकार उसका पूरा खर्चा वहन करती है। तो ये सब व्यवस्था है। आज नालंदा परिसर जो हम लोग करीब 32-34 जगह खोल रहे हैं, कई जगह वहाँ पर आप लोगों को स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑफलाइन मिलना शुरू हो गया है, कई जगह निर्माणाधीन है। रायपुर जैसे जगह में पहले से ही यहाँ पर चल रहा है। और जब हम मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ आए 2500 बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत मिले हमको। और जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर हम लोग 2500 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन 2500 बच्चे वेटिंग हैं। तो हमने तत्काल कहा कि इनके लिए भी फिर नालंदा परिसर का निर्माण किया जाए। और उसके बाद हमने कहा कि खाली रायपुर में क्यों, हर जो जिला हेडक्वार्टर है, हमारा बड़ा शहर है, वहाँ पर इसका निर्माण होना चाहिए। और आज करीब 34 जगह इसका निर्माण हो रहा है। और ये 24 घंटा, 7 दिन 24 घंटा खुला रहता है। और इसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। वो चाहे यूपीएससी की तैयारी करना हो, सीजीपीएससी की तैयारी करना हो, या नीट की तैयारी करना हो, या कोई भी परीक्षा की तैयारी करना हो, तो नालंदा परिसर से आपको वो सुविधा मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लोग मतलब प्रयास कर रहे हैं, मतलब किसी भी कोई तरह के हमारे बच्चों को आगे असुविधा ना हो, संसाधन की कमी उनके शिक्षा में बाधक नहीं बने, इसके लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सरगुजा की यामिनी पैकरा जी आपसे एक सवाल करेंगी। यामिनी पैकरा। गुड आफ्टरनून सीएम सर। गुड आफ्टरनून। यामिनी पैकरा, मैं प्रयास आवासीय विद्यालय अंबिकापुर से हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों की गुणवत्ता निजी संस्थानों के बराबर लाने के लिए आपके पास कोई ठोस रोड मैप है क्या? जी बिल्कुल है। अब हम लोग जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और इसमें जो नई शिक्षा नीति है, ये खाली मतलब मार्कशीट देने के लिए नहीं है, डिग्री देने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें संस्कार भी सिखाना है और इस शिक्षा को रोज़गार उन्मुख भी बनाना है। और इसके लिए पूरी तैयारी सरकार के तरफ से चल रही है। और अब हम जितने भी हमारे स्कूल हैं उनको प्राइवेट स्कूल के टक्कर में लाने के लिए अनेक हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। एक तो हर तरह की सुविधा, एक स्मार्ट क्लास ये भी शुरू कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास के विषय में तो आप लोग को मालूम होगा ना। अब धीरे धीरे सभी सरकारी स्कूलों को हम लोग इस स्मार्ट क्लास में बदलने जा रहे हैं। बहुत जगह स्मार्ट क्लास शुरू भी हो गया है और
स्कूलों को भी रिनोवेट कर रहे हैं, अच्छा से स्कूल भी बन जाए इसका भी प्रयास हो रहा है। और शिक्षकों को भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वैसे तो हमारे सरकारी स्कूलों के शिक्षक कहीं प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा वेतन पाते हैं, तो उनको भी हम लोग गुणवत्ता सिखा रहे हैं ताकि ठीक से वो लोग पढ़ा पाएँ। और कई तरह के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो पीटीएम पहले नहीं होता था सरकारी स्कूलों में, वो भी आजकल हम लोग करने जा रहे हैं। पेरेंट्स टीचर जो मीट होता है वो करने जा रहे हैं ताकि गुरुजी अपने बच्चों का एक जो स्टैंडर्ड है उसको माँ बाप लोगों को बता पाएँ, उनको भी जानकारी रहे ताकि वो भी अपने बच्चों को कुछ सलाह मशवरा दे सकें। तो एक तो ये पीटीएम की व्यवस्था किए हैं, एक न्योता भोज भी हम लोग शुरू किए हैं। एक मध्याह्न भोजन तो मिलता है स्कूलों में, लेकिन न्योता भोज इसमें जो उस क्षेत्र के लोग होते हैं, कोई अपने जन्मदिन पर या अपने माता पिता की कोई पुण्यतिथि हुई या बच्चे का जन्मदिन हुआ तो स्कूलों में पौष्टिक आहार, अच्छा भोजन दावत कर सकते हैं, देते हैं। बच्चों के साथ स्वयं भी भोजन करते हैं। तो इसका भी अच्छा मतलब एक माहौल बना है पूरे प्रदेश के अंदर में। काफ़ी हमारे लोग इसमें भी मतलब आ रहे हैं न्योता भोज में। तो ये सब भी हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए अपने प्रदेश के जो स्कूल हैं वो प्राइवेट जैसे हों, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग जो गरीब बच्चे हैं, एक तो जवाहर उत्कर्ष योजना एक चलाते हैं, आप लोगों को मालूम है। 5वीं से ही जो अच्छा रिजल्ट लाते हैं उनको जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ भी हम लोग भेजते हैं और पूरा उसका खर्चा सरकार वहन करती है। तो ये सब भी हम लोग हमारे जो संसाधन की दृष्टि से जो पीछे हैं उनके बच्चों को, और श्रम विभाग का हमने बताया ही, श्रम विभाग में तो विदेश तक बच्चा जाएगा तो उसका भी पूरा खर्चा सरकार वहन करती है। तो ये सब हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और आप लोग आने वाले समय में और देखेंगे कि हमारे जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेजेस हैं सब प्राइवेट स्कूलों का टक्कर देंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जगदलपुर की दिलेश्वरी साहू जी अपना एक सवाल करेंगी। जय जोहार माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम दुलेश्वरी साहू है और मैं प्रयास आवासीय विद्यालय जगदलपुर की छात्रा हूँ। मेरा सवाल यह है सर आपसे कि आज के युवाओं के लिए राजनीति और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए आपकी क्या सलाह हो सकती है? देखिए, एक तो कोई काम छोटा नहीं होता, सब काम बड़ा होता है। और आप सब लोग तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। डॉक्टर के रूप में आप लोग देश की और प्रदेश की सेवा और समाज की सेवा करने जा रहे हैं। लेकिन मैं सभी बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे प्रदेश और देश के भविष्य हैं और उनको पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा वातावरण समय है। सरकार भी हर कोशिश मदद कर रही है। तो सबको एक सपना देखना चाहिए, और चाहे मतलब राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, शासकीय सेवा का क्षेत्र हो, या फिर एग्रीकल्चर हो, या फिर जन सेवा हो, या व्यापार हो, कोई भी क्षेत्र हो। आप किसी भी क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन सब में एक निष्ठा होनी चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए। और राजनीति में भी आना चाहते हैं तो वो भी एक बड़ी सेवा है। लोकतंत्र के माध्यम से राजनीति में आएंगे, आप जनप्रतिनिधि बनेंगे तो आप उसके माध्यम से क्षेत्र का, लोगों का विकास कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए संस्कार की बड़ी आवश्यकता होती है। किसी को हम लोग मतलब सेवा भावना से, राष्ट्रीय भावना से करेंगे तभी उस काम की पवित्रता है। तो इसलिए आप चाहे
राजनीति के क्षेत्र में आगे हैं, चाहे आप शासकीय सेवक के रूप में हैं, वो भी मतलब सेवा है, उसके बिना भी काम नहीं चलता है। सब एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शासकीय सेवा का क्षेत्र हो, दोनों मिलके ही सरकारें चलती हैं, देश दुनिया चलता है और समाज का, देश का, प्रदेश का हित होता है। तो आप तो खैर चिकित्सा का क्षेत्र चयन कर ही लिए हैं, लेकिन बाकी लोगों से भी मेरा आह्वान होगा, हमारे बेटा बेटियों से, कि वो किसी भी क्षेत्र में आए पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ आएँ और राष्ट्र सेवा की भावना को अपने मन में रखें, तो निश्चित रूप से उससे देश का भला होगा। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम समीर क्रिकेट्टा है। मैं शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय अंबिकापुर का छात्र हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या छत्तीसगढ़ को पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में देश के प्रमुख राज्यों में लाने की कोई आपके पास विशेष रणनीति है? बिल्कुल है। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश नक्सलवाद से ग्रसित था और पिछले 40-50 वर्षों से करीब देश का 14-15 प्रदेश इससे प्रभावित था और लगातार हमारी सरकारें नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। लेकिन जब हम लोग अभी 2.5 साल पहले सरकार में आए तो पता चला कि नक्सलवाद का सबसे ज़्यादा हिस्सा बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत। स्थापना एक बेहद ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत की गई थी। दूरस्थ बस्तर के क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तरह प्रयास विद्यालय संचालित हैं जहां से प्रत्येक हम छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों की गुणवत्ता निजी संस्थानों के बराबर लाने के लिए आपके पास कोई ठोस रोड मैप है क्या? जी बिल्कुल है। अब हम लोग जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और इसमें जो नई शिक्षा नीति है, ये खाली मतलब मार्कशीट देने के लिए नहीं है, डिग्री देने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें संस्कार भी सिखाना है और इस शिक्षा को रोज़गार उन्मुख भी बनाना है। और इसके लिए पूरी तैयारी सरकार के तरफ से चल रही है। और अब हम जितने भी हमारे स्कूल हैं उनको प्राइवेट स्कूल के टक्कर में लाने के लिए अनेक हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। एक तो हर तरह की सुविधा, एक स्मार्ट क्लास ये भी शुरू कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास के विषय में तो आप लोग को मालूम होगा ना। अब धीरे धीरे सभी सरकारी स्कूलों को हम लोग इस स्मार्ट क्लास में बदलने जा रहे हैं। बहुत जगह स्मार्ट क्लास शुरू भी हो गया है और स्कूलों को भी रिनोवेट कर रहे हैं। अच्छा से स्कूल भी बन जाए, इसका भी प्रयास हो रहा है। और शिक्षकों को भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वैसे तो हमारे सरकारी स्कूलों के शिक्षक कहीं प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा वेतन पाते हैं, तो उनको भी हम लोग गुणवत्ता सिखा रहे हैं ताकि ठीक से वो लोग पढ़ा पाएँ। और कई तरह के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो पीटीएम पहले नहीं होता था सरकारी स्कूलों में, वो भी आजकल हम लोग करने जा रहे हैं। पेरेंट्स टीचर जो मीट होता है वो करने जा रहे हैं ताकि गुरुजी अपने बच्चों का एक जो स्टैंडर्ड है उसको माँ बाप लोगों को बता पाएँ, उनको भी जानकारी रहे ताकि वो भी अपने बच्चों को कुछ सलाह मशवरा दे सकें। तो एक तो ये पीटीएम की व्यवस्था किए हैं, एक न्योता भोज भी हम लोग शुरू किए हैं। एक मध्याह्न भोजन तो मिलता है स्कूलों में, लेकिन न्योता भोज इसमें जो उस क्षेत्र के लोग होते हैं, कोई अपने जन्मदिन पर या अपने माता पिता की कोई पुण्यतिथि हुई या बच्चे का जन्मदिन हुआ, तो स्कूलों में पौष्टिक आहार, अच्छा
भोजन दावत कर सकते हैं, देते हैं, बच्चों के साथ स्वयं भी भोजन करते हैं। तो इसका भी अच्छा मतलब एक माहौल बना है पूरे प्रदेश के अंदर में। काफ़ी हमारे लोग इसमें भी मतलब आ रहे हैं न्योता भोज में। तो ये सब भी हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए अपने प्रदेश के जो स्कूल हैं वो प्राइवेट जैसे हों, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग जो गरीब बच्चे हैं, एक तो जवाहर उत्कर्ष योजना एक चलाते हैं, आप लोगों को मालूम है। 5वीं से ही जो अच्छा रिजल्ट लाते हैं उनको जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ भी हम लोग भेजते हैं और पूरा उसका खर्चा सरकार वहन करती है। तो ये सब भी हम लोग हमारे जो संसाधन की दृष्टि से जो पीछे हैं उनके बच्चों को, और श्रम विभाग का हमने बताया ही, श्रम विभाग में तो विदेश तक बच्चा जाएगा तो उसका भी पूरा खर्चा सरकार वहन करती है। तो ये सब हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और आप लोग आने वाले समय में और देखेंगे कि हमारे जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेजेस हैं सब प्राइवेट स्कूलों का टक्कर देंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जगदलपुर की दिलेश्वरी साहू जी अपना एक सवाल करेंगी। जय जोहार माननीय मुख्यमंत्री जी। जय मेरा नाम दुलेश्वरी साहू है और मैं प्रयास आवासीय विद्यालय जगदलपुर की छात्रा हूँ। मेरा सवाल यह है सर आपसे कि आज के युवाओं के लिए राजनीति और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए आपकी क्या सलाह हो सकती है? देखिए, एक तो कोई काम छोटा नहीं होता, सब काम बड़ा होता है। और आप सब लोग तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर के रूप में आप लोग देश की और प्रदेश की सेवा और समाज की सेवा करने जा रहे हैं। लेकिन मैं सभी बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे प्रदेश और देश के भविष्य हैं और उनको पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा वातावरण समय है। सरकार भी हर कोशिश मदद कर रही है। तो सबको एक सपना देखना चाहिए, और चाहे मतलब राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, शासकीय सेवा का क्षेत्र हो, या फिर एग्रीकल्चर हो, या फिर जन सेवा हो, या व्यापार हो, कोई भी क्षेत्र हो। आप किसी भी क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन सब में एक निष्ठा होनी चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए। और राजनीति में भी आना चाहते हैं तो वो भी एक बड़ी सेवा है। लोकतंत्र के माध्यम से राजनीति में आएंगे, आप जनप्रतिनिधि बनेंगे तो आप उसके माध्यम से क्षेत्र का, लोगों का विकास कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए संस्कार की बड़ी आवश्यकता होती है। किसी को हम लोग मतलब सेवा भावना से, राष्ट्रीय भावना से करेंगे तभी उस काम की पवित्रता है। तो इसलिए आप चाहे राजनीति के क्षेत्र में आगे आए, चाहे आप शासकीय सेवक के रूप में आए, वो भी मतलब सेवा है, उसके बिना भी काम नहीं चलता है। सब एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शासकीय सेवा का क्षेत्र हो। दोनों मिलके ही सरकारें चलती हैं, देश दुनिया चलता है और समाज का, देश का, प्रदेश का हित होता है। तो आप तो खैर चिकित्सा का क्षेत्र चयन कर ही लिए हैं, लेकिन बाकी लोगों से भी मेरा आह्वान होगा, हमारे बेटा बेटियों से, कि वो किसी भी क्षेत्र में आएँ, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ आएँ और राष्ट्र सेवा की भावना को अपने मन में रखें, तो निश्चित रूप से उससे देश का भला होगा।